नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो भारत में आप जानते हैं सदियों से बहस और परंपरा का केंद्र रहा है, मासिक धर्म और पवित्रता। पर क्या ये कहानी सिर्फ अशुद्धता की है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा भुला दिया गया सच छिपा हुआ है? आज का ये जो पूरा विश्लेषण है ना, वो एक ऐसे सोर्स पर आधारित है जो एक बहुत बड़ा दावा करता है। वो कहता है कि ये अशुद्धता वाली पूरी धारणा असल में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलतफहमी है। एक ऐसी गलतफहमी जिसे सोर्स के मुताबिक बाहरी ताकतों और सामाजिक दबावों ने मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बना दिया। तो चलिए सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये जो मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अलग रखने की प्रथा है, क्या ये हमेशा से गंदगी या अपवित्रता की वजह से थी? चलिए जरा इस धारणा की जड़ों तक चलते हैं। आज के ज़माने में ये सोचना भी थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन क्या हो अगर हमें ये पता चले कि प्राचीन भारतीय परंपराओं में मासिक धर्म को शर्म की नज़र से नहीं बल्कि गहरी श्रद्धा और एक अद्भुत शक्ति का प्रतीक माना जाता था। चलिए आप जरा समय में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पूर्वज इस विषय को आखिर देखते कैसे थे। और यकीन मानिए ये जो नजरिया था वो आज के नजरिए से बहुत बहुत अलग है, शायद हैरान करने वाला भी। ये सब कुछ शुरू होता है शक्ति की अवधारणा से। शक्ति मतलब वो रचनात्मक ऊर्जा जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। और प्राचीन भारत में महिलाओं को इसी जीवन देने वाली शक्ति का एक जीता जागता रूप माना जाता था। और उनका मासिक धर्मचक्र, वो उस शक्ति का एक पवित्र उत्सव था, कोई शर्म की बात नहीं। ये जो अंतर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जरा देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ वैदिक काल का नजरिया जहां इसे एक दिव्य लय ऋतुकाल कहा जाता था, मतलब प्रकृति के साथ एक तालमेल, और दूसरी तरफ आज की हकीकत जहां ये शर्म और सामाजिक बहिष्कार की वजह बन गया है। ये बदलाव वाकई में बहुत बड़ा है। तो सवाल उठता है कि फिर मंदिरों में एंट्री पर रोक क्यों थी? सोर्स का तर्क ये है कि बात पापी या गंदा होने की थी ही नहीं, बात थी एनर्जी की। देखिए, वैदिक अनुष्ठान जैसे कि यज्ञ एक बहुत ही नाजुक ऊर्जा संतुलन पर होते थे, और माना ये जाता था कि मासिक धर्म के दौरान एक महिला की अपनी ऊर्जा इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती थी कि वो उस अनुष्ठान के संतुलन को बिगाड़ सकती थी। इसको ऐसे समझिए जैसे बिजली का एक तेज झटका किसी बहुत सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खराब कर दे। तो ये एक कह सकते हैं एक तरह का टेक्निकल कारण था, कोई मॉरल जजमेंट नहीं। और यही जो एनर्जी वाली बात है ना, वो ये भी समझाती है कि ये नियम हर जगह एक जैसा नहीं था। हर मंदिर और देवता की अपनी एक खास ऊर्जा होती है जिसे तेजस कहते हैं। इसीलिए कुछ जगहों पर अलग नियम थे, लेकिन इसका सबसे बड़ा और सबसे जबरदस्त उदाहरण है असम का कामाख्या मंदिर। वहां तो देवी के वार्षिक मासिक धर्म का उत्सव मनाया जाता है। इससे साफ पता चलता है कि मासिक धर्म को हमेशा से अपवित्र या अशुद्ध नहीं माना गया। तो फिर सवाल वही है, अगर ये इतना पवित्र और शक्तिशाली था तो फिर ये शर्म और गंदगी का विषय बना कैसे? ये एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब छिपा है भारत के इतिहास में हुए एक बहुत बड़े उलटफेर में। सोर्स के मुताबिक ये जो बदलाव था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसने भारतीय सभ्यता की 3 सबसे मजबूत नींवों पर हमला किया। पहला, महिलाएं जो समाज का दिल थीं, दूसरा, मंदिर जो आध्यात्मिक केंद्र थे, और तीसरा, ब्राह्मण जो उस समय ज्ञान और परंपरा के संरक्षक माने जाते थे। ये जो कहावत है, ये उस मनोवैज्ञानिक युद्ध की रणनीति को बिल्कुल साफ कर देती है। मतलब अगर किसी सभ्यता को तोड़ना है तो उसकी किताबों को मत जलाओ, बल्कि उसके ही पुजारियों को, उसके ही ज्ञान के रखवालों को अपने साथ मिला लो। किसी भी संस्कृति को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसे बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ो। तो अब देखते हैं कि ये हुआ कैसे बाहरी हमलों और अंदरूनी सामाजिक दबावों के एक खतरनाक कॉम्बिनेशन ने धीरे धीरे स्त्रीत्व को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। इसे एक तरह से सभ्यता का अपहरण भी कहा जा सकता है। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, ये एक बहुत लंबी, सदियों तक चली प्रक्रिया थी। सोर्स के अनुसार इसकी परतें हैं। पहली परत, मध्यकालीन भारत में इस्लामी शासन के दौरान नजासत का कॉन्सेप्ट आया, मतलब किसी चीज का रस्मी तौर पर अपवित्र होना। और फिर इसके बाद आए ब्रिटिश,
उनके साथ आई विक्टोरियन सोच, जिसने शरीर और उसकी सारी नेचुरल प्रक्रियाओं को एक शर्मनाक और छिपाने वाली चीज बना दिया। और सिर्फ बाहरी दबाव ही नहीं था। सोर्स कहता है कि इस दबाव में आकर कुछ स्थानीय एलीट क्लास ने भी इस बदलाव को अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने रजस्वला परिचर्या जैसे जो पुराने दिशा निर्देश थे, जिनमें आराम और देखभाल की बात थी, उन्हें कठोर नैतिक कानूनों में बदल दिया। और नतीजा, धर्म अब सद्भाव का जरिया नहीं रहा, बल्कि सामाजिक कंट्रोल का एक हथियार बन गया। ये एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। स्टेप बाय स्टेप देखिए। स्टेप 1, जो एक टेक्निकल वजह थी, उसे पाप का मुद्दा बना दो। स्टेप 2, महिलाओं को उनके अपने ही शरीर के लिए शर्मिंदा महसूस कराओ। और स्टेप 3, एक ऐसा समाज तैयार करो जो अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी पवित्र स्त्रीत्व से ही डरने लगे और उसे दबाने की कोशिश करे। और जानते हैं ये शर्म समाज में और भी ज्यादा गहरी कैसे हुई? संस्कृतिकरण नाम की एक प्रक्रिया से। ये एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसमें जो तथाकथित निचली जातियां होती हैं वो सामाजिक दर्जा पाने के लिए ऊंची जातियों के रीति रिवाजों को अपनाने लगती हैं। और इसका असर ये हुआ कि जल्द ही महिलाएं खुद ही दूसरी महिलाओं पर ये नियम थोपने लगीं। और बस ये शर्म की संस्कृति और भी ज्यादा मजबूत होती चली गई। तो सदियों की इस, जिसे सोर्स सिविलाइजेशनल गैसलाइटिंग कहता है, उसके बाद मतलब जब एक पूरी संस्कृति को ये यकीन दिला दिया गया कि उसकी अपनी जड़ें, अपनी परंपराएं ही गलत और पिछड़ी हुई हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या इसे बदला जा सकता है? सोर्स के मुताबिक इसका समाधान है उस खोई हुई ज्ञान को फिर से पाना। इसका मतलब है वेदों और तंत्रों जैसे अपने मूल ग्रंथों की तरफ वापस लौटना, उन पुरानी परंपराओं को फिर से जिंदा करना जहां मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को आराम और सम्मान दिया जाता था। और सबसे जरूरी, धर्म को उन बाहरी औपनिवेशिक व्याख्याओं से आजाद कराना जिन्होंने इसका रूप ही बदल दिया। ये सिर्फ एक फेमिनिस्ट कदम नहीं है, ये अपनी सभ्यता की जड़ों की ओर लौटने की एक कोशिश है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर एक परंपरा को बदला जा सकता है, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, तो क्या उसे वापस उसकी असली मूल स्थिति में नहीं लाया जा सकता? और ये करने की शक्ति, ये ताकत किसके पास है? शायद इसका जवाब कहीं ना कहीं हम सभी के पास है, अपनी कहानी को, अपने इतिहास को फिर से जाने और समझने में।